वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड फैक्ट्स। इस बार मैं एक पोइट्री लेकर आई हूँ। पोएम जो है बहुत ही छोटी सी है। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यह आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में दी गई है और बुक का जो नाम है वो है फर्स्ट फ्लाइट। ये इस बुक की पहली कविता है। इसके जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बड़े ही जाने माने कवि हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। हम इसका लाइन बाय लाइन मतलब तो समझेंगे ही। पहले मैं आपको इस कविता की थीम बता देती हूँ। बेसिकली इस कविता की जो थीम है वो है नेचर की कैपेसिटी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे कि कवि का जो इस कविता में मूड है ना, वो पछतावे से भरा हुआ है। दुखी हैं वो किसी वजह से, अननोन रीज़न से, मतलब रीज़न नहीं इसमें मेंशन किया गया है, किसी कारण से उनका मूड ऑफ है, अच्छा नहीं है। और जैसे लग रहा है कि इनका पूरा दिन इसी तरह से इस उदासी में और इस नेगेटिविटी में ही गुजर जाने वाली है। लेकिन नेचर का ही पार्ट है हमारा ये क्रो। इस कविता में जो बताया गया है कि नेचर का ही जो ये पार्ट है क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों ये जो दोनों है इनऑस्पिशियस माना जाता है। इनऑस्पिशियस मतलब कि अशुभ, अशुभता से इसको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हेमलॉक जो ट्री है ना वो एक पॉइजनस ट्री है। और हमारे यहाँ भी क्रो जो कौवा होता है उसको बहुत ही शुभ नहीं मानते हैं, अशुभ ही मानते हैं। और किस तरह से नेचर के जो दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट ने मिलकर या फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने मिलकर कवि के मूड को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो इनका ये पूरा दिन बर्बाद होने वाला था, नेगेटिविटी से जो भरी हुई थी, उदास थे, अब वो जॉयफुल मूड में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे। अब इसका थीम तो मैं आपको बता चुकी हूँ और ये भी बता दिया कि ये जो दो ऑब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं आपके पोइट्री में, एक क्रो जो है और एक ये हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो आपका है वो इनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, और एक पॉइजनस ट्री है। कौवा भी जो इसमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, जो नेचर का ही एक ऑब्जेक्ट है, वो भी इनऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन इन दोनों ने क्या मतलब एक मेन रोल निभाया कवि के मूड के ट्रांसफॉर्मेशन में, ये हम देखेंगे। ये जो कविता है इस कविता का जो बैकग्राउंड है वो है विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या है कि पेड़ों के ऊपर स्नो के जो डस्ट होते हैं, स्नो जो होती है जो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, वो गिरी हुई होती है उसकी डालियों पर, उसके पत्तों पर। होता यह है कि कवि जो हैं वो कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कविता में जिक्र तो नहीं है। बस इसमें यही बताया गया है कि कवि जो हैं इस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, या तो कुछ सोच रहे हैं या फिर ऐसे ही खड़े हैं। और होता यह है कि ये जो कौवा है इसके मूवमेंट के कारण ये जो हेमलॉक ट्री है उसके डालियों से, उसके पत्तों से स्नो का जो डस्ट है, स्नो का जो धूल कण है, डस्ट है, वो कवि के ऊपर गिरता है। और जैसे ही ये डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरता है, पोइट के ऊपर गिरता है, इनका मूड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी जो एक र्यूड एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, आप ध्यान दोगे, इसका मतलब होता है सैड होना, पछताना। ठीक है, तो इनका जो मूड इस तरह से होता है वो जॉयफुल हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस कविता का थीम क्या है और बैकग्राउंड क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. कवि कहते हैं कि जिस तरह से एक कौवा जो है खुद को हिलाया, शेक का मतलब होता है, देखिए यहाँ शेक का मतलब होता है कि हिलाना, ठीक है। और यहाँ पर शूक एक वर्ड यूज़ हुआ है, शूक मतलब इसका शेक का जो है पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है, V2 यूज़ हुआ है, शूक। तो कौवा ने जिस तरह से मूवमेंट किया, हिलाया खुद को, होता यह है उसके बाद कि डस्ट ऑफ जो स्नो है, स्नो का जो धूल कण है, एक हेमलॉक ट्री से वो कवि के ऊपर गिरता है। हैज़ गिवन माई हार्ट
a change of mood and saved some part of a day I had rued. कवि कहते हैं कि जिस तरह से कौवे ने खुद को हिलाया, मूवमेंट किया और उस हेमलॉक ट्री पर गिरता है और कवि का जो है मूड वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये कविता तो यहाँ पर समाप्त होती है। अब आइए इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम जो है वो होता ये है कि जैसे लास्ट लाइन का जो वर्ड का साउंड है वो हम देखते हैं कि कितना उसका तुक मिल रहा है, यानी कितना उसका साउंड एक जैसा आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट लाइन है हमारा, फर्स्ट लाइन में आपका दिया हुआ है कि द वे अ क्रो शूप डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो। मान लो इस लाइन को हमने ए कहा, ठीक है, शूप डाउन ऑन मी ये हमारा हो गया बी। तो क्या द वे अ क्रो शूप डाउन ऑन मी, क्रो और मीन क्या एक जैसा राइम हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए हमने द वे अ क्रो यानी क्रो का जो साउंड है वो मी से नहीं मिल रहा, तो हमने क्रो के लिए ए और मी के लिए बी दिया है। आगे बढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर ऊपर देखेंगे ऊपर वाली लाइन में क्रो और स्नो एक जैसा साउंड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से ए दिया इसे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अब देखेंगे मी और ट्री एक जैसा साउंड हो रहा है, तो हमने बी दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो राइम स्कीम बनता है वो है ए बी। ठीक है, अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, मान लो कि फिर से इसको हमने ए दिया। अ चेंज ऑफ मूड, इसको क्योंकि हार्ट और मूड सेम नहीं है, सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको बी देंगे। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ देखेंगे हार्ट और पार्ट एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो हमें पिछले वर्ड की तरह हार्ट के लिए पार्ट, और तो हम इसे ए ही देंगे। उसके बाद आते हैं ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, तो यहाँ मूड और र्यूड एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो यहाँ बी देते हैं हम। इस तरह से इस स्टेंजा का भी जो राइम स्कीम बना है ए बी और ए बी हुआ। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी क्रिस्प येट मीनिंगफुल ये पोएम रही है, और राइमिंग स्कीम हमने समझ भी लिया कि कैसे लास्ट लाइन का जो वर्ड है उसको हम देखते हैं कि क्या सिमिलर साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी फर्स्ट स्टेंजा का आपका राइमिंग स्कीम है, और ए बी ही लास्ट स्टेंजा का ये राइमिंग स्कीम है। ठीक है, आगे देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स हैं, इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। डस्ट का मतलब यहाँ होगा धूल या फुहार। यहाँ बर्फ़ की हल्की परत की बात हो रही है। स्नो मतलब आप जानते ही हैं बर्फ़ होता है। क्रो मतलब कौवा। शूक झटका दिया या हिलाया। शेक मतलब हिलाना होता है, इसका पास्ट फॉर्म है। शेक का ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आगे। डाउन का मतलब आप जानते होंगे नीचे, एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है, जैसा मैंने पोएम पढ़ाने के दौरान बताया कि एक पॉइजनस ट्री होता है, जिससे इस कविता में इनऑस्पिशियस माना गया है, अशुभ माना गया है। ट्री का मतलब पेड़ है। गिवन मतलब दिया। ये गिवन जो है गिव का थर्ड फॉर्म है, V3 है। हार्ट मतलब दिल या मन या हृदय होता है। चेंज मतलब बदलाव। मूड मतलब मनोदशा, मन की स्थिति कैसी है, अच्छा है या बुरा है। सेव्ड मतलब बचा लिया, अगेन ये V2 है। सेव का पास्ट फॉर्म है। सम पार्ट यानी कोई हिस्सा। डे मतलब दिन। र्यूड का मतलब होता है पछताया हुआ, अफसोस किया हुआ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग हैं जो पूरे आपके पोएम के दौरान आपको मिलेंगे। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये पोएम पसंद आई होगी। आगे के चैप्टर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।